नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बचे हुए क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। पर देखो, अगर आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट पे हो तो प्लीज पहले फर्स्ट पार्ट को खत्म करो, फिर इसे कवर करना। और देखना कि आज इस वीडियो के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको अब कहीं से कुछ भी और देखने या सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स सिक्रीट्स बाइल जूस, है ना। कौन सा जो है वो ऑर्गन वो पित्त रस जो है वो श्राव करता है, ठीक है ना। तो कौन सा सिक्रीट करता है। अब देखो, ये नॉर्मली हर किसी को पता है क्या कि भाई बाइल जूस बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लिवर सिक्रीट करता है। बट पहले जो है वो हम लिवर को पढ़ेंगे पूरा और उसके बाद आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक ना। देखो, सबसे पहले लिवर। अब देखो, लिवर जो है ना, ये क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, वो लिवर है। अब देखो, इसका वेट जो है वो 1.2 टू 1.5 केजी होता है। पेपर में ये पूछा जाता है क्या कि इसका कलर कैसा होता है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये रेडिश ब्राउन कलर का है, ठीक है। अब देखो, इसके पोजीशन के बारे में पूछा जाता है क्या कि हमारे शरीर में किस तरफ है ना। तो ये जो है, ये अपर राइट एब्डोमेन में होता है, ठीक है ना। ये अपर राइट एब्डोमेन में पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें जो है वो कितने लोब्स होते हैं, इसमें 4 लोब्स होते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा गया है क्या कि इसमें कितने लोब्स होते हैं, तो 4 लोब्स होते हैं। और सबसे बड़ा वाला लोब जो होता है वो कौन सा होता है, राइट लोब जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। बाकी के लोब्स भी देख लो, कहीं ऑप्शन में इस तरीके से आ जाए क्या कि इसमें इनमें से कौन सा लोब जो है वो लीवर का नहीं है या है, इस तरीके से करके, ठीक है। तो देखो, पहला जो है वो राइट लोब और लेफ्ट लोब, ये तो बहुत आसान हो गया, राइट वाला सबसे बड़ा। तीसरा कौन सा है, क्यूडेट, है ना, क्यूडेट। और चौथा जो है वो क्या है, क्वाड्रेट, ठीक है ना। तो क्यूडेट और क्वाड्रेट, राइट और लेफ्ट, राइट वाला सबसे बड़ा, डन, ये वाली चीज हो गई। अब जो है ना वो इसके अगर आप ढांचे को अगर देखो तो ये लिवर है अपना इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से जो है वो लिवर है, ठीक है ना। और लिवर में आपको एक पार्टीशन दिख रहा है, ये पार्टीशन दिख रहा है ना, ये वाला पार्टीशन, ये पार्टीशन जो दिख रहा है, ये पार्टीशन जो है, इस पार्टीशन का नाम कई बार पेपर में पूछा जाता है। तो इस पार्टीशन के नाम को हम क्या बोलते हैं, पेल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है ना, पेल्सीफॉर्म लिगामेंट। जैसे हमने टिथ में पढ़ा था क्या कि पेरिडोन्ट लिगामेंट जो है वो टिथ को जॉ से कनेक्ट करके रखता है ना, जोड़ के रखता है, वैसे ही सेम पेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में पूछा गया, ठीक है। ये चीज हो गया। अब देखो, अब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। खैर, अभी पहले हम इसकी स्टडी को देख लेते हैं। स्टडी, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और मैं पिछले वाले लेक्चर में भूल गया था क्या कि टिथ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, टिथ की स्टडी को हम बोलते हैं ओडेंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक है ना। ये चीज हो गया, डन। आगे हम देखते हैं क्या कि भाई इसमें जो है वो आगे क्या है, आगे हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर। तो देखो, लिवर जो है वो किस सेल का बना हुआ होता है वो चीज हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या कि लिवर जो है ना वो हेक्सागोनल एक सेल होता है, इस तरीके से हेक्सागोनल लोब्यूल्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये इसका नाम होता है हेप्टिक लोब्यूल्स, हेप्टिक लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि हेक्सागोनल शेप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये हेक्सागोनल शेप का है। अब इसमें जो है ना वो 3 तरीके की चीजें होती हैं। 3 तरीके की चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक होता है आपका हेप्टोसाइट्स, हेप्टोसाइट्स जो कि लिवर सेल्स है। दूसरा सीनोसॉइड्स, सीनोसॉइड्स होता है, ठीक। और तीसरा होता है आपका कूफर सेल्स, कूफर सेल्स। अब देखो, अब आप सोचोगे क्या कि भाई ये तीनों हैं, अब इतनी सारी चीजें, बहुत सारे आप में से होंगे जो ये सारी चीजें नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं क्या कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक कूपर सेल है और एक हेपेटोसाइट्स है। देखो, हेपेटोसाइट्स जो होता है ना वो लीवर के रीजनरेशन में आगे आएगा, रीजनरेशन में जो है वो काम आता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको सेल वाले टॉपिक में बताया था ना क्या कि सेल जो है वो सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, सेल जो है वो अपने आप को रीग्रोथ करता है। वो चीजें जो है वो लिवर में दिखता है, लिवर अपने आप को रीजनरेट और रीग्रोथ कर सकता है उसका, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये जो हेपेटोसाइट्स है ना, ये अपने यही जो है वो लिवर के रीजनरेशन में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे आएगा। और कूफर सेल क्या होता है, कूफर सेल जो है ना वो बॉडी में से जहर को निकालना,
है ना, इंटॉक्सिकेट करना बॉडी को, इंटॉक्सिकेशन के लिए जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, इंटॉक्सिकेशन के लिए। साथ ही साथ जो है वो जैसे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, वो सारी चीजें आएंगी। ये सारी चीजें जो है वो कूपर सेल्स के थ्रू होने लगता है, ठीक है ना, ये चीजें हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कूपर सेल है और हेपेटोसाइट्स है। डन, ये चीज है, ठीक। आगे देखें, आगे देखो, आगे है मेजर फंक्शन, ये क्या क्या करता है ना। आखिर लीवर जो है वो हमारे बॉडी में है, तो मेजर फंक्शन इसके क्या क्या होंगे। देखो, सबसे पहले इसके डाइजेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सॉरी, डाइजेशन में ये किस तरीके से हेल्प करता है। तो देखो, डाइजेशन में ये बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है। अब तक हमने स्टमक तक की बात कर ली थी। स्टमक में हमने देखा क्या कि भाई मुंह से जो है वो शुरू हुआ और स्टमक तक हम पहुंच गए थे। माउथ में क्या हुआ था, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का जो है वो डाइजेशन शुरू हो गया था, बट स्टमक में किस चीज का हुआ, प्रोटीन का हुआ था, ठीक है ना। बट अब जो है वो फैट का भी तो होना बाकी है ना, तो बाइल जूस जो है वो क्या करेगा, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन जहां हमने शुरू किया था वो यही पूछा था कि बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, ठीक है ना। तो देखो, लीवर जो है ना, लीवर जो है वो क्या करता है, लीवर जो है वो प्रोड्यूस करता है या सिक्रीट करता है क्या, बाइल जूस, ठीक। बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है, और बाइल को स्टोर कौन करता है, अगर पूछे बाइल को स्टोर कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, एक सेकंड, गॉल, हाँ, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर जो है वो, और ये ग्रीन कलर का होता है, ये देखो, ये रहा गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, ये गॉल ब्लैडर। तो बाइल जूस के बारे में दो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फेमस है, क्या कि बाइल जूस जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो लिवर करता है, स्टोर कौन करता है, तो गॉल ब्लैडर करता है। एकदम इस चीज पे ध्यान रखना, क्या कि स्टोर पूछ रहा है या प्रोड्यूस पूछ रहा है, ठीक, यहाँ से हो गया। अब देखो, अब ये मैंने आपको बताया क्या कि कूपर सेल्स क्या करते हैं, इंटॉक्सिकेट करते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन का काम अगर करें, तो भाई यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन किस तरीके से होता है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और टॉक्सिन्स को भी, बॉडी में टॉक्सिन्स को भी निकालता है। तो देखो, अब ये जो है वो यूरिया में, और इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिया के फॉर्म में जो है, यूरिया के फॉर्म में हम वेस्ट को सिक्रीट करते हैं, इस वजह से ह्यूमन को क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, बट आपको मैं यही बता रहा हूँ, यूरियोटेलिक कहा जाता है, ठीक है ना। सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम यही डिस्कस करते चलेंगे, तो इसीलिए ह्यूमन को क्या बोला जाता है, यूरियोटेलिक कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हम यूरिया के फॉर्म में अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता कौन है, वही अपना लीवर करता है, ठीक है ना। और लीवर के अंदर भी अगर स्पेसिफिक पूछे तो कौन करता है, कूपर सेल्स करते हैं, ठीक। अब देखो स्टोरेज, ये स्टोर क्या क्या करता है भाई, स्टोर क्या क्या करता है, तो स्टोर जो है ये ग्लाइकोजन को करता है, आयरन को करता है, कॉपर को करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन को करता है, EDE के, ठीक है, और उसके बाद B12 को। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई लीवर जो है वो क्या किया, लीवर ने जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन को भी किया। मैंने आपको एक और बात बताई थी जब टिश्यू में है थे हम, तो भाई यहाँ पर जो है वो एक एडिपोज टिश्यू भी होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, एडिपोज टिश्यू भी होता है, जिसके कारण यहाँ पे फैट का स्टोरेज हो पाता है, ठीक है ना, फैट का स्टोरेज हो पाता है, आपको याद होगा टिश्यू वाले में, ठीक है। अब देखो, ग्लाइकोजन के बारे में थोड़ा हम समझते हैं, ग्लाइकोजन। अब देखो, ग्लाइकोजन का क्या सीन है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है वो किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि देखो भाई, बॉडी में होता है ग्लूकोज अपना, है ना। सबसे पहले क्या होता है, क्या कि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन हुआ तो वो क्या बनेगा, वो ग्लूकोज बनेगा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज। अब देखो, ग्लूकोज को तो यूज कर लिया हमने, ठीक है, बट हम क्या करेंगे, क्या कि ग्लूकोज को आगे के लिए जो है वो ग्लूकोज को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है ना। ग्लूकोज को हम आगे के लिए जब स्टोर करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसको हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे, और स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोर करेंगे हम किडनी में, सॉरी, स्टोर करेंगे हम लीवर में, सॉरी, है ना। तो ग्लाइकोजन को हम कहाँ स्टोर करेंगे, लीवर में। अब ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ तो कुछ हेल्प आता होगा, वो हेल्प कौन करता है, वो करता है पैनक्रियाज, वो कौन करता है, वो पैनक्रियाज जो है वो क्या करता है, पैनक्रियाज जो है वो ये काम करता है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जैसे मान लो क्या कि हमने जो है वो रोटी खाया या चावल खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, अब वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ और वो फाइनली क्या बना, ग्लूकोज बना, ठीक। ग्लूकोज जो है वो सेल्स ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है ना। अब कंज्यूम करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको हम फेंकना तो नहीं चाहेंगे, हम क्या करते हैं, घर में भी जो है वो फ्रिज में बचा के रख लेते हैं ना, वैसे ही हम बचाने की कोशिश करेंगे, और बचाएंगे कहाँ, बचाएंगे इन द फॉर्म ऑफ किस चीज में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। अब बचाएंगे ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब बचा लेते हैं तो इसको स्टोर कहाँ कर लेते हैं, बचा के कर लेते हैं हम अपने लिवर में इसको स्टोर, और ये हेल्प कौन करता है, पैनक्रियाज। आगे आएगा जब हम पैनक्रियाज को पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीज आएगी,
ठीक है, तो ये चीज थी, ठीक है। अब देखो, अब जब जरूरत पड़ती है ना, जब हम भूख मतलब फास्टिंग वास्टिंग करते हैं ना, तो फिर क्या होता है क्या कि जब भूखे रहते हैं तो बॉडी जो है वो इसी ग्लाइकोजन को जो है वो वापस से ग्लूकोज में बना के और उसको जो है वो अपना यूज कर लेती है इस तरीके से, ठीक। बाकी देखिए आगे क्या है, सिंथेसाइज करती है, कुछ ना कुछ बनाती भी है, स्टोर करती है, कुछ बनाती भी है। बनाती क्या है भाई, प्लाज्मा प्रोटीन बनाती है जिसमें एल्बुमिन और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल। कौन कोलेस्ट्रॉल बनाता है ना, इसीलिए फैटी लिवर वाले को क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो याद रखना है, ठीक। आगे देखो, इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन भी करता है, वो कौन करता है भाई, कूफर सेल करता है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है ना। जितने भी बाहरी चीजें आती हैं जो कि हमारी बॉडी में जहर का काम कर सकती हैं उसको खत्म करता है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन हीट प्रोडक्शन ड्यू टू हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। आपको पता होगा क्या कि आप अगर बहुत ज्यादा खाना खाते रहते हो तो आपको पसीना आने लगता है, वो कौन लाता है, ये थर्मो रेगुलेशन जो है वो कौन लाता है, ये भी लिवर ही लाता है, ठीक है ना। बहरहाल ये तो नहीं पूछेगा पेपर में आपसे, पेपर में जो है वो डाइजेशन वाली बात पूछी जाएगी जो मैंने आपको बताया क्या कि बाइल क्या करता है, बाइल जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को तोड़ता है, ठीक है ना, फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा, इमल्सिफिकेशन करेगा। और फैट को जब इमल्सिफाई करेगा तो वो टूटेगा किस चीज में, फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, प्लस ग्लिसरॉल, है ना। फैट जो है वो टूटेगा तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा, ठीक है ना, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। डिटॉक्सिफिकेशन करेगा तो अमोनिया से यूरिया होगा, यूरिया अगर है तो यूरियोटॉलिक, इसीलिए ह्यूमन जो है वो यूरिया के फॉर्म में अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, यूरियोटेलिक हो जाते हैं। स्टोरेज ग्लाइकोजन का करता है, इन द मतलब ग्लूकोज का इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन करता है, कैसे करता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। साथ ही साथ जो है वो फैट सोल्यूबल विटामिन को भी जो है वो ये करता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, डन। अब देखो बाइल के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। देखो बाइल जो है वो कौन बनाता है, हेपेटोसाइट्स, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, देखो ये हेपेटोसाइट्स थे ना यहाँ पे, ये जो है वो बाइल भी बना रहा है, ये जो है वो बाइल भी बना रहा है, ठीक है ना। और बाइल बनाने के बाद उसको कहाँ स्टोर कर ले रहे हैं, गॉल ब्लेडर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना गॉल ब्लेडर में। अब देखो ये गॉल ब्लैडर के थ्रू जो है वो, देखो गॉल ब्लैडर जो है वो कहाँ पे जाएगा, अब ये रिलीज कहाँ कर दिया जाएगा, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में वाया कॉमन बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो क्या होगा, देखो ये बाइल डक्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये कॉमन बाइल डक्ट, ये जो है वो आपका ड्यूडेनम में जुड़ा होगा। जैसे आप अगर देखो यहाँ पे तो ये ड्यूडेनम दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहाँ पे ऐसे जुड़ा जुड़ा रहेगा। और ये जो है वो यहाँ पे बाइल जब जब देना होगा, जब देखो सबसे पहले तो बाइल जो है वो इसमें स्टोर हो गया, इसमें बाइल स्टोर हो गया, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर में। अब जब भी हमें जो है वो पचाने के समय जब डाइजेशन शुरू होगा तो क्या होगा, ताकि ये गॉल जो है, जो गॉल ब्लैडर है ये ऊपर की तरफ उठेगा और इसमें नेसेसरी अमाउंट ऑफ बाइल जो है वो नीचे की तरफ इसमें सिक्रीट हो जाएगा। तो बाइल जूस कहाँ जाता है, बाइल जूस जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है ना। ये चीज आप याद रखना। बाकी इसका पीएच बहुत इंपॉर्टेंट, पीएच पूछता है, 8 होता है, पीएच पीएच क्या होता है, 8 होता है, 8 होने के कारण कैसा होता है, अल्कलाइन होता है या बेसिक हो जाता है। तो इसीलिए आपसे पेपर में ये भी पूछा जाएगा क्या कि भाई स्टमक तक तो जो है वो हमने देखा था, स्टमक में क्या था, स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो रहा था जिसके कारण हमारा फूड जो है, और इसका पीएच 1.5 से 2 के बीच में था, जिसके कारण हमारा फूड जो था वो एसिडिक हो जा रहा था। लेकिन अब जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हमारा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये बेसिक हो जा रहा है, ठीक है, अल्कलाइन हो जा रहा है, ठीक। इसमें और क्या क्या होते हैं, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बाइल पिगमेंट में कौन कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, बिलीरुबिन आप देखोगे जॉन्डिस में, इसमें देखोगे जॉन्डिस में, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये येलो पिगमेंट होता है और जब जॉन्डिस होगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, अभी आगे आएगा ये, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वाटर भी होता है, ठीक। अब देखो बाइल में बहुत बार पूछा जाता है क्या कि बाइल में क्या कोई इंजाइम पाया जाता है, तो बाइल में कोई भी इंजाइम पाया नहीं जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, फैट को तोड़ेगा। और फैट को किस फॉर्म में तोड़ेगा भाई, फैट जो है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा, ठीक है। तो याद समझ में आई आपको बात। अब देखो कोलेसाइट कोलेसिस्टिस, ये क्या होता है, गॉल ब्लेडर में जब इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछे, बट इतना अगर हार्ड ही पेपर होगा तभी ये पूछा जाएगा, तो इसको आप देख लेना एक बार, अगर सुने भी रहोगे तो आप कर जाओगे इसको, ठीक है। तो ये था लिवर अपना। आगे देखो, अब देखो मैंने आपको बताया था कि लिवर जो है वो रीजनरेट भी कर सकता है। रीजनरेट करता है कौन से सेल से करता है, हेपेटोसाइट से। और हेपेटोसाइट जो है वो जब माइटोसिस करता है तो ये जो है वो अपने आप को क्या करता है, ये अपने आप को रीजनरेट करने लगता है। और देखो ये जो है वो एक यूनिक एबिलिटी है कि
इस ऑर्गन की, ये अपने आप को जो है वो रीजनरेट कर लेता है। अगर 70% तक भी, अगर 70% भी अगर हमारे पास अगर लिवर है तो ये फुल साइज में अपने आप को रीजनरेट करके वापस से ले आएगा। आप देखते हो क्या कि भाई अगर किसी दूसरे में जो है वो लंग्स अगर खराब हो गया तो वापस से वो जो है वो रीजनरेट नहीं कर पाता, बट लीवर अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, इसीलिए आप देखते हो क्या कि लीवर जो है वो लोग एक दूसरे को दान में दे भी देते हैं। आपके पास भी है थोड़ा बहुत, आप जो है वो कटवा के दूसरे को भी दे देते हैं, उसके यहाँ भी ग्रो कर गया, आपका भी ग्रो कर जाता है, इसीलिए। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल फॉर लिवर ट्रांसप्लांट एंड रिकवरी फ्रॉम डैमेज। ठीक है ना, इसलिए तो आपको ये चीज समझ में आया क्या कि लिवर ही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। ठीक है, ये चीज, और ये कैसे करता है, ये हेप्टोसाइट के थ्रू करता है। हेपेटोसाइट जो सेल था इसका, ये मैंने आपको यहाँ बताया था ना, हेप्टोसाइट जो सेल होता है इसी के थ्रू, और बाइल भी यही बनाता है। ठीक, अब देखो आगे, इससे जो है वो लिवर के थ्रू, जब देखो सारी चीजें मैं एक ही जगह पे लेके आ गया ताकि आपको बार बार इधर उधर घूमना ना पड़े। ठीक है, देखो हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी जो है वो कहाँ से होता है, ये लिवर को ही अफेक्ट करता है ना। इन्फ्लेमेशन इन लिवर होता है, और एक तरीके का क्या है, ये वायरल डिजीज ही तो है। बाकी जो है वो सिरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट सिरोसिस, है ना। सिरोसिस जो है उसमें क्या होता है, ये क्रॉनिक डैमेज होता है हमारे लिवर का, जिसमें कैसे, ये कैसे होता है, या तो अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो, या फिर हेपेटाइटिस बी या सी में हो जाता है। ठीक, अब जॉन्डिस, जॉन्डिस भी जो है वो एक वायरल डिजीज है। देखो कैसे हो जाता है, येलो पिगमेंट, कौन सा येलो पिगमेंट ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, बिलीरुबिन, है ना, और इसीलिए हमारा शरीर भी जो है वो क्या होता है, पीला पड़ने लगता है। ठीक, फैटी लिवर में, फैटी लिवर में क्या होगा भाई, ज्यादा फैट एक्यूमुलेट कर लेगा हमारा शरीर, है ना। आपको आपने देखा अभी क्या कि भाई क्या होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन भी जो है वो ये क्या करता है, एडी के, ए डी ई और के, ये क्या करता है, उसको स्टोर करता है साथ में। तो फैट भी जो है वो स्टोर करना शुरू करता है, क्योंकि एडिपोज टिश्यू भी है यहाँ पे। तो क्या होता है, फैट जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। फैट अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारा लीवर फैटी हो जाएगा। साथ ये किस में ज्यादा देखने को मिलेगा, अल्कोहलिक में भी दिखेगा, नॉन अल्कोहलिक में उसमें दिखेगा, जो ज्यादा जो है वो घी वी ज्यादा जो है वो बाहर का तेल वाला सामान खाते हैं उसमें। ठीक है, ये चीज, तो लीवर जो है वो हमारा पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब देखो लीवर से क्वेश्चन क्या पूछा गया, लीवर से क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बाइल जूस कौन निकाल रहा है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, लिवर। ठीक, अब देखो, अब जो है वो लिवर तो खत्म हो गया, बट लिवर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो उसका नाम क्या है, पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज को अब खत्म करना है हमें। ठीक, देखो पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है ना, या डुअल ग्लैंड। क्यों कहते हैं डुअल ग्लैंड, देखो ग्लैंड जो है ना वो दो तरीके के होते हैं, बात समझना। ग्लैंड जो है वो दो तरीके के होंगे, एक होगा इंडोक्राइन, एक होगा इंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होगा एक्सोक्राइन। ठीक है ना, एक्सोक्राइन। ठीक, अब इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, अब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करता है, ये जो है वो आपको डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वहीं इंडोक्राइन जो है वो हॉर्मोन्स, हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि आपके ग्रोथ, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आएगा। ठीक है ना, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेशन के लिए, वहीं जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आएगा। ठीक है, अब समझना मेरी बात कि भाई यहाँ पर जो है वो हम बात करेंगे एंडोक्राइन की ही बात करेंगे हम, बट हम सबसे पहले जो है वो एक्सोक्राइन डाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, डाइजेशन की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो एक्सोक्राइन के कारण जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, यहाँ पर आता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। और इस पैनक्रियाटिक जूस को हम कहते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्यों कहते हैं, अभी आपको पता चलेगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं इसको। ठीक, ये चीजें हैं। तो ग्लैंड आपको समझ में आया, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों का डिफरेंस बताया, और यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस को जो है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ये भी आपको बताता हूँ कैसे कहते हैं। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे जो है वो एंजाइम की बात करें तो यहाँ पे जो है वो देखो, सबसे पहला जो इस पैनक्रियाटिक जूस में जो होता है, सबसे पहला होता है एमाइलेज। अमाइलेज हमने देखा, मुंह में भी एमाइलेज था, टाइलिन था, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है वो पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का। तो यहाँ पे भी जो है वो स्टार से माल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। सेकंड है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा, प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। थर्ड वन है कार्बोक्सी पेप्टाइड्स, ये भी जो है वो प्रोटीन को ही जो है वो ज्यादा सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड में डाइजेस्ट करने का काम करेगा। फोर्थ वन इज लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करेगा इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक, पांचवा है न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज जो है वो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ने का काम करेगा। तो आपको दिखा क्या कि मेजर मेजर जितने भी मिनरल्स थे, जैसे क्या कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सारी चीजों को जो है वो तोड़ दिया गया। किससे, पैनक्रियाटिक जूस में तोड़ने के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट थे। जैसे आपने देखा क्या कि माउथ में
सिर्फ अमाइलेज था। पेट में जो है वो हमारा सिर्फ प्रोटीन का टूटना हो रहा था, वहीं बाइल में जो था वो सिर्फ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा था। बट यहाँ पैनक्रियाज में जो है वो तीनों का काम हो रहा है। तीनों के काम होने के कारण क्या हुआ भाई, तीनों के काम होने के कारण ही हम इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट कंप्लीट डाइजेस्टिव। समझ में आई बात, कंप्लीट डाइजेस्टिव। ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो, अब ये एंडोक्राइन था, ठीक है ना, एंडोक्राइन है तो भाई हॉर्मोन्स हैं। अब हॉर्मोन्स के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखो अब हॉर्मोन्स में ना, इन हॉर्मोन्स को ढूंढने वाले थे लैंगरहैंस, ठीक है ना, तो उन्हीं के नाम पे जो है वो इसको नाम दिया गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं है। देखो यहाँ पे जो है वो सेल टाइप है, सबसे पहला अल्फा सेल, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले ना मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे लिखा तो मैंने अल्फा बीटा और डेल्टा है, बट इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे पहले हमने समझना है बीटा सेल से। सबसे पहले हम बीटा सेल को समझेंगे फिर आगे। देखो बीटा सेल क्या करता है ना, क्या कि इंसुलिन निकालता है, ठीक है ना, इंसुलिन सिक्रीट करता है। और इंसुलिन में जो है वो मेजर कौन सा एलिमेंट है, जिंक है, इसलिए यहाँ पे जिंक लिख दिया है। ठीक है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था क्या कि भाई वहाँ पे कौन सा है फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा, मैग्नीशियम, ठीक है ना। वैसे ही इंसुलिन में जिंक, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना इंसुलिन, यहाँ पे ये करता है अपने ग्लूकोज को, मैंने बताया था ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट, ठीक है ना, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट। और ग्लाइकोजन जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कहाँ स्टोर हो जाएगा, अपने लिवर में, ठीक है ना। तो ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के कारण, तो ग्लूकोज के कारण बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो इसको जो है वो कम करने का काम किसका हुआ, अपने बीटा सेल का। और बीटा सेल ने कैसे कम किया, इंसुलिन के थ्रू। और इंसुलिन ने क्या कर दिया भाई, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद स्टोर कहाँ कर दिया, स्टोर कर दिया लिवर में। बहुत सही। अब देखो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना। ग्लाइकोजन बना तो ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है ना, ये चीज। अब उसके बाद देखो, अब मैंने बताया था अभी आपको कि भाई ग्लाइकोजन बनेगा, तो ग्लाइकोजन जब हम फास्ट करते हैं तो क्या होता है, ग्लाइकोजन को ही बॉडी तोड़ करके जो है वो ग्लूकोज ले लेती है, ठीक है ना। तो देखो अब बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन बना हुआ था, ग्लाइकोजन बना हुआ था, अब ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लाइकोजन जो है वो बॉडी में टूटेगा। तो ये जो है वो कौन तोड़ेगा, अल्फा सेल के अंदर जो ग्लूकेगॉन होता है, ग्लूकेगॉन होता है वो तोड़ेगा, ठीक है ना, वो तोड़ देगा। और इसके कारण जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर आएगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है क्या कि भाई ग्लूकोजन के कारण क्या होता है, ग्लूकेगॉन के कारण जो है वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ा गया, ठीक है। और इंसुलिन के कारण क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया गया और ग्लाइकोजन को लिवर में स्टोर किया गया। डन। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और डेल्टा, बेचारा डेल्टा, सोमैटोस्टैटिन, क्या करता है ये, क्या करता है, ये कुछ नहीं करता है, ये इन्हीं दोनों के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को जो है वो रेगुलेट करता है। बस पेपर के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है और इतना ही पूछा जाता है पैनक्रियाज से, ठीक है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन बी, सॉरी, the only part of the human body that can be redeveloped या regenerated, अब बी पढ़ा, कौन कर सकता है, एकमात्र ऑर्गन अपना लिवर, अपना लिवर। डन। आगे देखते हैं। आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू, देखो अभी बताता हूं मैं आपको, अभी मैंने बताया भी ये बहुत बारी। देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म डाइजेशन के बाद क्या होगा, ग्लूकोज, अभी बताया आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करें फैट का, तो फैट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और अब बचा अपना प्रोटीन जो पेपर में है, प्रोटीन का क्या होगा, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना है, क्या होगा, अमीनो एसिड, ठीक है, राइट आंसर। अब आगे चलते हैं। ह्यूमन, व्हाट कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट, मनुष्य क्या नहीं पचा सकता। सिंपल, मैंने सबसे पहले लेक्चर सेल में ही बताया था क्या कि हम जो है वो क्या नहीं पचा सकते, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है वो हम नहीं पचा सकते, ठीक है ना, हम सेल्यूलोज नहीं पचा सकते, ठीक है ना, खत्म। अब आगे चलें। देखो लैक्टोज इंटॉलरेंस, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज,
देखो सबसे पहले जो है ना वो हम समझना होगा क्या कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। देखो दो दो बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि लैक्टोज मतलब समझो पहले तो, लैक्टोज किस में होता है, लैक्टोज जो होता है वो क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स क्या भाई, मिल्क है ना, पनीर वनीर है भाई, है ना, ये सारी चीजें हैं, दूध दही, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अब उन डेयरी प्रोडक्ट्स में जो है वो क्या है, लैक्टोज है। अब बॉडी जो है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट करना चाहिए ना, बॉडी जो है वो क्या करेगी, लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगी। और ये डाइजेशन जो है वो होता कहाँ है भाई, डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब होता ये है क्या कि इंटॉलरेंस हो रहा है भाई, इंटॉलरेंट हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे तो क्या नहीं, पचा ही नहीं पाएंगे, तो पचा नहीं पाएंगे मतलब क्या हो रहा है क्या कि भाई हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डेयरी प्रोडक्ट जब जा रहा है तो हम पचा ही नहीं पा रहे, ठीक है ना, पचा नहीं पा रहे, यही चीज होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है ना। अब देखो अ कंडीशन वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन आर अनेबल टू ब्रेक डाउन ग्लूटेन, नहीं भाई नहीं, a condition where fructose isn't efficiently absorbed into the blood, ये भी नहीं, characterized by adverse reaction by gluten, ये भी नहीं, a condition in which small intestine are unable to break down sugar found in dairy products, यही तो है, डेयरी प्रोडक्ट में, डेयरी प्रोडक्ट को हम क्या कर नहीं कर पाते हैं, हम पचा नहीं पाते हैं, ठीक है, यही चीज होता है। डन। तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा है फिर से पूछेगा, ठीक है। देखो अब ड्यूडेनम, ड्यूडेनम इज अ पार्ट है। देखो अब ड्यूडेनम, अब देखो हम अभी तक कहाँ तक पहुंच गए, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन को समझते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो सबसे पहले तो ये समझो क्या कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, सॉरी लॉन्गेस्ट है। तो देखो अब दिमाग में आएगा क्या कि भाई दो चीजें, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज क्यों है भाई, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, ये तो सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट है, तो ये क्या है, ये जो है वो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन द सेंस क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई जो है ये ज्यादा है, ये जो है वो इसकी लंबाई ज्यादा है। समझ में आया बात, समझ में आया बात, ठीक है ना। तो ये लार्जेस्ट है क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है। डन, ये बात समझ में आया। तो लॉन्गेस्ट है, ठीक है, तकरीबन 6 मीटर के आसपास का। मैंने आपको बताया क्या कि पूरा एलिमेंट्री कनाल ही 9 मीटर के आसपास का है ना। और देखो क्या कि अकेले 6 मीटर का कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये चीज समझो। बाकी आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है वो कंप्लीट डाइजेशन होता था, हमने पढ़ा था डाइजेशन, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन में। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होगा तो सब कुछ का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाएगा, एब्जॉर्ब ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, लिपिड मतलब फैट, along with विटामिन, मिनरल एंड वाटर। तो सब चीजों को जो है वो क्या किया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड्स हो या फिर विटामिन, मिनरल, वाटर हो, सब कुछ का एब्जॉर्प्शन भी यहीं से शुरू हो जाता है, ये भी हमने देखा था। चलो अब इसमें जो है वो 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलम, ठीक है ना। इलम में ही जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना लेंथ के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट जो है वो सबसे बड़ा है, इसीलिए मैंने लेंथ लिख दिया। ये देखो ये 3.5 मीटर्स का है, ये 2.5 मीटर्स का है, ये 25 सेंटीमीटर्स का है। तो आपको पता चल गया क्या कि भाई इलम जो है वो सबसे बड़ा, फिर जेजुनम और उसके बाद फिर ड्यूडेनम, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर ना एक एक और बात, यहाँ पे अभी हमने देखा था जब हम बाइल के बारे में पढ़ रहे थे, तो ड्यूडेनम के अंदर में स्मॉल, जो यहाँ पे देखो आप, ये जो है यहाँ पे, ये देख रहे हो ये वाला पार्ट, यहाँ पे ऊपर जो है वो यहाँ पे लीवर होता है, इस तरीके से लीवर होता है। और यहाँ से जो है वो बाइल डक्ट होता है, और बाइल डक्ट इसमें जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, बाइल डक्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ होता है। और इसी के अंदर जो है वो बाइल जूस भी आता है और पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस भी आता है ना। अच्छा हाँ, पैनक्रियाज को ना हम लोग लीफ शेप का भी कहते हैं, देखो यहाँ पे पैनक्रियाज था, मैं एक बार, पैनक्रियाज को हम लोग लीफ शेप का कहते हैं, ठीक है ना, लीफ शेप का कहते हैं, ठीक है। पेपर में कई बार पूछ लेता है, देखो ये पत्ते जैसा जो है वो इस तरीके से रहता है, इस वजह से लीफ शेप का कहते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ पे थे हम लोग भाई, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो गया कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो गया। अब हम ड्यूडेनम में थे, तो ड्यूडेनम में यहाँ पर क्या होता है क्योंकि इस जगह पे ये बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो ड्यूडेनम के अंदर जो है वो आ जाता है, और इसमें जो है वो अपना क्या कर देता है, क्योंकि देखा हमने क्या कि भाई यहाँ पे बाइल जूस का जो है वो पीएच कितना था, पीएच जो था वो 8 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो है वो फूड अल्कलाइन हो जाएगा, ठीक, ये चीज समझ में। तो यहाँ पर जो है वो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस, तो याद रखना है क्या कि बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों ही जो है वो कहाँ जाके जुड़ते हैं, ड्यूडेनम में ही जुड़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाते हैं, बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों ही यहाँ पे आके मिलता है, ठीक। अब देखो इसके अंदर भी बहुत सारे जो है वो क्या होते हैं, एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट करता है, जैसे
माल्टेज जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज अभी आया था लैक्टेज, मैंने अभी आपको बताया कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं तो क्या होता है, यही लैक्टेज जो है वो निकल नहीं पाता है, ठीक है ना, और लैक्टोज को जो है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करता है। पेप्टाइडेज जो है वो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज करता है, और न्यूक्लियोटाइडेज जो है वो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट में चेंज करता है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। याद रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होगा, कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। याद रखोगे आप ये चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी क्या लिखा हूँ मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस जो है वो किसको कहेंगे, पैनक्रियाटिक जूस को कहेंगे, ठीक। चलिए तो स्मॉल ये हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम किसका पार्ट है, सोचो क्या कि कितना आसान ये क्वेश्चन होगा, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे देखें, आगे जो है वो है आपका द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दिस इज कॉल्ड, छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर हजारों उंगलियों जैसी बाहरी वृद्धि होती है, इन्हें कहते हैं। देखो 3 बार जो है वो पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो ये क्या होता है, पहले आप इस फोटो को देखोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था इसको, ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो है अपना क्या होता है, ये जो है वो अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का समझ लो क्या कि ये जो है वो ट्यूब है, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर इस तरीके से मैंने आपको बताया था क्या कि उभरे हुए पोर्शन होता है, इस तरीके से उभरे हुए पोर्शन होता है, और ये उभरे हुए पोर्शन क्या करते हैं, क्या कि ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्या करते हैं, ज्यादा सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इनका नाम जो है वो क्या होता है, विली, क्या नाम होता है, विली नाम होता है इनका, ठीक है ना। यही चीज देखो, एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं भाई, ग्लूकोज अमीनो एसिड का ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है ना, और ये किसके थ्रू होता है, एडेड बाय विली या माइक्रोविली, ठीक है ना, ये चीज हुआ। और ये कैसा होता है, यहाँ पे फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा होता है भाई, अल्कलाइन नेचर का होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखो तो यहाँ पे क्या होता है भाई, इनर वॉल्स में क्या होगा, विली होगा, ठीक। देखिए अब आगे वाले क्वेश्चन में, इन द ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ फैट मेनली अकर्स इन, कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। वैसे भी आप देखो तो किडनी जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का, लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्प्शन के अलावा एक्सक्रीशन का काम होता है, इजेशन का काम होता है। तो काम कहाँ पे हुआ, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, ठीक। देखो अब विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कंपैरेटिवली लॉन्ग इंटेस्टाइन, किसके पास सबसे बड़ा इंटेस्टाइन होगा, ऑप्शन देखो, फॉक्स, टाइगर, डॉग और रैबिट, किसके पास होगा। देखो देखते हैं, देखो एनिमल जो है ना वो 2 तरीके के होंगे, एक कार्निवोरस होगा, एक ओमनिवोरस, सॉरी एक हर्बीवोरस होगा। अब देखो नॉर्मली क्या होता है ना, क्योंकि हर्बीवोरस क्या खाते हैं भाई, प्लांट खाते हैं, ठीक है ना, प्लांट को खाते हैं। और प्लांट में क्या होता है भाई, प्लांट में होता है सेल्यूलोज, प्लांट में होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज जो होता है वो आपको पता है क्या कि सेल्यूलोज जो है वो, अभी मैंने बताया क्या कि सेल्यूलोज जो है वो हम नहीं पचा पाते। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो है या ओमनीवोर्स जो है ये नहीं पचा पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो टाइम बहुत ज्यादा लगता है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है ना। इसीलिए इसीलिए इंटेस्टाइन, सॉरी इसीलिए इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी होती है ना, किसके अंदर, हर्बीवोर्स के अंदर, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, हर्बीवोर्स को जो है वो सेल्यूलोज पचाना होता है क्योंकि पेड़ पौधा खाते हैं, और वो पचाने के लिए समय ज्यादा लगता है, इसीलिए इंटेस्टाइन लंबा होता है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें जो है वो आप ऊपर के तीनों ऑप्शन को देखोगे तो ये क्या है, ये कार्निवोर्स है ना, ये कार्निवोर्स है, और ये क्या है भाई, ये हर्बीवोर है ना, ये हर्बीवोर है, तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, रैबिट होगा। एक चीज याद रखना चाहिए कि कभी भी एक ऑप्शन के अंदर कोई दूसरा ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पे काउ लिख दें, ठीक है ना, ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे क्या है, अमंग द फॉलोइंग जनरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑक्सीड ऑन ऑक्सीडेशन, है ना, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण पर अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसमें। अब देखो भाई यहाँ पे ग्लूकोज है, फैट है, अल्कलाइन है, प्रोटीन है, सबसे पहले समझते हैं। देखो एक होता है प्रोटीन अपना, और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये जो है जब ऑक्सीडाइज होंगे तो 4.1 टू 4.2 जो है पर ग्राम जो है वो, सॉरी कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम जो है वो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है।
वहीं अगर हम बात करते हैं आपका फैट का वसा का, तो ये क्या करता है 9.2 टू 9.3 कैलोरीज पर ग्राम जो है वो देगा। तो आप ही बताओ क्या कि किसमें सबसे ज्यादा है, फैट में, ठीक है ना। बट फिर भी फैट जो है वो उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है शरीर के लिए, ठीक है। तो फैट में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलता है, फैट से मिलता है, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर अपना, फैट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से मिल रहा है हमें ऑक्सीडाइज करने पे, फैट से मिल रहा है, ठीक। अब देखो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड फैट्स टेक प्लेस इन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है। अब तो सारे क्वेश्चन रिपीट जैसे ही हो रहे हैं, इसमें कुछ बता दिया मैंने आपको, क्या कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट पे ध्यान रखना, जो गलत है वही सही है अपना आंसर, ठीक है ना, अपना आंसर वही होगा। ये चीज देखो, सबसे पहले ऑप्शन क्या है, द स्टमक रिसीव्स सिक्रीशन ऑफ द लिवर एंड पैनक्रियास। एक बात बताओ, लिवर से क्या है भाई, लिवर से बाइल डक्ट था, लिवर से बाइल डक्ट था, है ना। और पैनक्रियाज से जो है वो पैनक्रियाज का डक्ट था, है ना। ये दोनों डक्ट कहाँ जाके मिलते थे, ये दोनों डक्ट जो है वो आपको याद होगा क्या कि ये दोनों डक्ट जाके जो है वो ड्यूडेनम में मिलते थे, ड्यूडेनम में जाके मिलते थे, ठीक है ना, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में था, स्मॉल इंटेस्टाइन में था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टमक में मिलता है, तो भाई यही गलत ऑप्शन है। अब पहले में ही आंसर मिल गया जो गलत था, बाकी ऑप्शन भी देख लो, बाकी ऑप्शन क्या है, बहरहाल आंसर तो यही है, बट दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। देखो क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस इन द स्टमक, बिल्कुल सही बात। HCl निकालता था, HCl निकालता था जो कि पेप्सिन को क्या करता था, स्टिमुलेट करता था ताकि पेप्सिन निकले। पेप्सिन निकलता था तो क्या करता था, पेप्टाइड्स में तोड़ता था। और म्यूकस जो है वो क्या करता था, म्यूकस जो है वो एसिड से पेट के इनर लाइनिंग को क्या करता था, बचाता था। देखो आगे क्या है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड, बिल्कुल सही बात, ये भी सही, अगले पिछला वाला भी सही था, है ना। अगला क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स अ एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम पेप्सिन। अभी बताया क्या कि क्या करता था, ये स्टिमुलेट करता है HCl किस चीज को, पेप्सिन को, एसिडिक मीडियम के थ्रू, सही बात, ठीक है ना। तो आंसर तो निकल गया, बाकी भी जो है वो क्या हो गए, स्टमक वाली सारे रिवाइज कर लिया हमने, ठीक। चलो आगे देखें। देखो आगे क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म कोलीफॉर्म इन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इज द सिम्टम ऑफ डैश, ठीक है ना। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति डैश लक्षण है। अब देखो एक बात बताओ, कोलीफॉर्म सबसे पहले समझते हैं क्या कि भाई कोलीफॉर्म जो है वो क्या होता है। देखो जब ह्यूमन वेस्ट ज्यादा करके यूरिन की बात करूँ मैं, ठीक है ना, जब पानी में मिलता है ना, पानी में, है ना, पानी वाटर में जब मिलता है ना, इसी को कहते हैं कोलिफॉर्म, ठीक है। अब इस चीज को पता कैसे लगाते हैं, पता करते हैं, इकोलाई टेस्ट करते हैं, इकोलाई का जो है वो हम जांच करते हैं क्या कि भाई इसमें इकोलाई है कि नहीं, ठीक है। ये चीज जब मिलता है तो हमें पता चलता है क्या कि पानी में कोलिफॉर्म है, और यहाँ से जो है वो पता चलता है क्या कि ह्यूमन वेस्ट है इस पानी में। अब इससे जो है वो क्या होता है, इस टाइप के पानी से डिजीज भी हो जाएगा भाई, डिजीज भी होगा। डिजीज कैसे कैसे भाई, डिजीज हो जाएंगे आपको डायरिया, डिजीज हो जाएंगे आपको टाइफाइड, ठीक है ना, डिजीज हो जाएंगे आपको जॉन्डिस, ठीक है ना, जॉन्डिस। अब एक बात बताओ, जॉन्डिस कैसा था, वायरल डिजीज था, याद कर लो, वायरल डिजीज। टाइफाइड कैसा था, बैक्टीरियल, ठीक है ना, बैक्टीरियल। डायरिया कैसा था, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है ना, याद रखना ये चीज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, ये ह्यूमन वेस्ट के थ्रू हो रहा है। क्या पूछ रहा है, क्लोराइड कॉन्टेमिनेशन से होता है क्या, फॉस्फोरस कॉन्टेमिनेशन से, सैलिनिटी ऑफ वाटर सरफेस सोर्स, या फिर कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट। तो क्या था, ह्यूमन वेस्ट जब पानी में, यूरिन मोस्टली जब मिलता है तो क्या हो जाता है, कोलिफॉर्म फॉर्म कर जाता है, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक। समझ में आया, चलिए आगे देखें। आगे है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो पता है क्या, ये अपना जो है ये बकल कैविटी इस तरीके से था, ये जो है वो ईजोफेगस, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से अपना पेट हुआ करता था, ठीक है ना, ऐसे जो है वो इंटेस्टाइन। इसमें ना जब पेट वेट जो है वो कुछ गड़बड़ होता है तो क्या करते हैं, क्या कि एक पतला सा जो है वो एक तार नुमा होता है, और उसको जो है वो कैमरा लगा के इसके थ्रू हम नीचे डाल देते हैं, इसके थ्रू नीचे डालते हैं, और इसी को कहते हैं इंडोस्कोप। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंडोस्कोप, ठीक है ना, इसको कहते हैं इंडोस्कोप। और कैमरे से जो है वो बाहर मॉनिटर के ऊपर जो है वो क्या होता है, डॉक्टर देख रहा होता है क्या कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, ठीक है ना, क्या दिक्कत है। तो ये जो होता है ना, ये इसको इंडोस्कोप कहते हैं, और प्रोसेस को इंडोस्कोपी कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इंडोस्कोप, ठीक। ये सब याद करने की चीजें हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। नेम एन एंजाइम विच यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन
इनटू पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड में। अभी हमने देखा क्या कि प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता था कौन, पेट में पेप्सिन, खत्म है। पेट में क्या करता था, पेट में पेप्सिन, ठीक है ना, खत्म। आगे देखो, अच्छा हाँ देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है जाइनेज। मैंने ना सेल वाले टॉपिक में भी जाइनेज के बारे में बताया था। देखो जाइनेज क्या करता है, देखो जाइनेज क्या करता है भाई, जाइनेज जो है वो जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब O2 का एब्सेंस नहीं है, तो क्या करता है, ग्लूकोज को इथानॉल में कन्वर्ट कर देता है, इथानॉल में कन्वर्ट करता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, ठीक है ना। और जो इंजाइम होता है वो कौन सा होता है, जाइनेज। याद आया, ये मैंने आपको बताया था, ठीक। चलो आगे देखें। देखो अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देखो, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स को देखो, सबसे पहला होता है सीकम, फिर कोलन, रेक्टम और एनस। देखो यहाँ पे सीकम के पास, ये देखो ये है सीकम, सीकम के पास में देखो अपेंडिक्स है ना, इसको वेस्टिजियल ग्लैंड कहते हैं, वेस्टिजियल ग्लैंड कहते हैं। वेस्टिजियल ग्लैंड कहते क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका जो है वो कोई जरूरत नहीं है अपने बॉडी में, है ना, इसकी कोई जरूरत है नहीं, इसीलिए देखते हो क्या कि अपेंडिक्स को कटवा भी देते हैं ऑपरेशन के थ्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। कॉलन, कॉलन जो है वो देखो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, इतना इतना कुछ नहीं पूछना है। देखो यहाँ पे जो है वो असेंडिंग है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर जो है वो ट्रांसवर्स सीधा है, यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, इस वजह से डिसेंडिंग है, और यहाँ पे जो है वो सिग्मोइड है। ये सब चीजें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना। रेक्टम में जो है वो अपना फीस जो है वो क्या होगा, वेस्ट जो है वो स्टोर होता है, और एनस के थ्रू जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है। याद होगा आपको, यहाँ पे क्या हो जाता है, इजेशन हो जाता है, ठीक है। फंक्शन क्या है भाई यहाँ पे, फंक्शन ये है क्या कि एब्जॉर्ब करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को, साथ ही साथ विटामिन को भी, जो भी बचा हुआ एब्जॉर्प्शन बच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो रहा होता है। कोई भी यहाँ पे इंजाइम नहीं पाया जाता है, कोई भी इंजाइम नहीं पाया जाएगा। गट बैक्टीरिया जो होता है वो सिंथेसाइज करता है कुछ विटामिन को यहाँ पर, साथ ही साथ जो है वो फीस यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पीएच कैसा होता है, एसिडिक टू न्यूट्रल होगा, बाकी इंजाइम बिल्कुल नहीं होता है, ये चीज एकदम याद रखना, क्योंकि देखो स्मॉल इंटेस्टाइन तक कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, और डाइजेशन के लिए इंजाइम की जरूरत हो चुकी है, तो जहाँ पे कंप्लीट हो गया वहां पे हमें कोई भी इंजाइम अब देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी इंजाइम देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है। चलिए देखिए, तो हम अपनी लास्ट स्लाइड के ऊपर आ गए। तो देखो ये था पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हमने बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है वो क्वेश्चन के थ्रू खत्म किया। बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम इसी तरह दूसरे टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे, है ना, और चैनल पे चल रहे स्टैटिक और हिस्ट्री सीरीज को भी पढ़िए। बाकी धन्यवाद।